जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद हमने कुछ क्लासेस का ले लिया था, आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर भी किए थे और आज हम लोग कुछ नया टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला ही चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, ठीक है, उसके बाद लुई फिलिप, यहाँ तक हमने आप लोगों को बता दिया था। और पिछले क्लास में हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया था इटली के एकीकरण के बारे में, है कि नहीं। इटली के एकीकरण के बारे में हमने आप लोगों को अच्छे से बताया था, समझाया था कि किस तरीके से मेजनी ने, काउंट काबूर ने और गैरिबाल्डी ने अपने दम पर इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आज का क्लास होगा जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये दो टॉपिक को मेनली आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये दो टॉपिक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक के बाद ये चैप्टर होगा आप लोगों का समाप्त। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ध्यान से पूरे चैप्टर को समझिएगा अच्छे से, कहानी के माध्यम से, और ध्यान से बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग जर्मनी के एकीकरण में जाते हैं, किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिल्कुल कहानी के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताते हैं। समझिएगा जर्मनी के एकीकरण के बारे में। फिर वही बात जो मैंने पहले भी बताया था कि 1815 में जो वियना की संधि हुई थी, उससे पहले सभी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। जैसे ये फ्रांस है, ये भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। ठीक है, इटली भी कई भागों में बटा हुआ था और जर्मनी भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट आता है और सभी को एकत्रित करता है। ठीक है, एक करता है। तो जर्मनी को भी लगभग 300 से अधिक भागों में जो टूटा हुआ था उसको एक करके 33 भागों में ला दिया था। ठीक है, जर्मनी को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, 33 भागों में ला दिया था। 33 भागों में तो ला दिया था, लेकिन जब 1815 में जो वियना की संधि हुई, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होता, हार हुआ था, और मेटरनिक क्या किया था, उसको फांसी का सजा दे दिया था, है कि नहीं। उसी में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, जब उसका किया हुआ सभी कुछ, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी सुधार का कार्य किया था सभी को हटा दिया गया था मेटरनिक के द्वारा। तो इसका भी जो 300 से अधिक भागों में जो बटा हुआ था, उसको जब 33 भागों में लाया, तो इसको भी तो आखिरकार 300 से अधिक भागों में लाया हुआ था, लेकिन जब संधि टूट गया तो क्या कर दिएगा, इसको भी 33 भागों में ला दिया। पूरा 300 भाग तो नहीं बचा, बस 33 भाग ही बचा। तो इन 33 भाग में भी तो एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से 33 भाग को भी एक करके एक मजबूत जर्मनी को खड़ा करना था। ठीक है, तो समझिएगा कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण का अगर बात आता है तो सबसे पहले नाम आता है किसका, बिस्मार्क का। ठीक है, किसका नाम आता है, बिस्मार्क। बिस्मार्क, ठीक है। जैसे इटली के एकीकरण में मेजनी सबसे आगे था, उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में किसका नाम आता है, बिस्मार्क का। ठीक है, बिस्मार्क बहुत ही महान व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था। और बिस्मार्क का पूरा नाम जो था, क्या नाम था बिस्मार्क का पूरा नाम, ऑटो बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो बिस्मार्क। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था, ऑटो बिस्मार्क। ठीक है, ये था बिस्मार्क का पूरा नाम। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क का योगदान रहा, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि बिस्मार्क से पहले एक राजा था। ठीक है, बिस्मार्क से पहले जर्मनी में, ठीक है, बिस्मार्क से पहले जर्मनी में एक राजा था। ठीक है, 1861 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी में एक राजा था 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में एक राजा का राज चलता था। जब वो राजा गया, उसके बाद जर्मनी में कौन आता है, 1862 ईस्वी में कौन आता है, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क आता है। ठीक है, ये अपने अंडर में लेता है पूरा जर्मनी को। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाता है। तो समझिएगा अभी यहाँ पे जर्मनी 33 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक करना है। जैसे इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था, ये ऑस्ट्रिया।
ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ी बाधा जो बना हुआ था, कौन बना हुआ था? ऑस्ट्रिया। क्योंकि यहाँ का जो शासक था मेटरनिक, सभी युद्धों का सभी के लिए मतलब ईंट का पत्थर बना हुआ था, मतलब सभी के लिए रोड़ा बना हुआ था, ठीक है, सभी के लिए रोड़ा बना हुआ था, किसी का एकीकरण नहीं होने देता था। उसी तरीके से यही ऑस्ट्रिया का भी वही करता था, जर्मनी का भी एकीकरण होने से रोका हुआ था। तो यहाँ पे दिमाग लगाया बिस्मार्क, बहुत ही चतुर दिमाग का था बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या करता है कि एक आदमी को, ठीक है, बिस्मार्क क्या करता है, एक आदमी दूत बोलिए उसको, ठीक है, आदमी बोल सकते हैं, अपना एक अधिकारी या दूत, ठीक है, उसको भेजता है। कहाँ पे भेजता है? जर्मनी से भेजता है फ्रांस। क्यों भेजता भाई? इसको भड़काने के लिए, कि जर्मनी से एक आदमी को भेजता है फ्रांस, कहता है कि जाओ और फ्रांस के राजा को मतलब बताओ। फ्रांस का उस टाइम में राजा कौन था? लुई नेपोलियन, ठीक है, लुई फिलिप था। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी कि लुई फिलिप जब राजा से हटा तो उसके बाद कौन बना था? लुई नेपोलियन, ठीक है। तो जर्मनी से एक आदमी को भेजता है फ्रांस, और वहाँ का राजा कौन है? लुई नेपोलियन। तो लुई नेपोलियन को वो व्यक्ति जाके भड़काता है, कहता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ाई करने वाला है, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये दोनों लड़ाई करने वाला है, ठीक है, लेकिन आप जो है ऑस्ट्रिया का मदद करने मत जाइए। क्यों मत जाइए? कि अगर ये दोनों लड़ेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, जब कमज़ोर हो जाएगा तो आप इस पर कब्जा कर लीजिएगा। ऐसा भड़काया जाता है फ्रांस के राजा को। किसको? लुई नेपोलियन को। लेकिन वास्तव में ये दोनों लड़ाई नहीं करने वाला था, ठीक है, ये दोनों लड़ाई नहीं करने वाला, ऐसा चाल है इसका। किसका? बिस्मार्क का। कहा जाता है ना कि अगर किसी के दोस्त को हराना है तो उसके दोस्त के बारे में जान जाओ। यानी कि इसका दोस्त कौन है? फ्रांस का दोस्त कौन है? ऑस्ट्रिया। तो इससे इसका दोस्त से पहले इसका समझौता कर लिया, ताकि अगर इससे हम युद्ध भी करें तो ये इसको बचाने नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया? ऑस्ट्रिया से समझौता कर लिया, क्या कि हम दोनों मिलके जो है ना यहाँ डेनमार्क से लड़ाई करते हैं, इस पर कब्जा करते हैं। इधर इसको फ्रांस को भी बोल दिया है कि आप हम दोनों युद्ध करने वाले हैं, इधर बोल दिया कि ये दोनों युद्ध करने वाला है, आप बीच में मत आइएगा। और इधर ये दोनों समझौता करके, कौन? ऑस्ट्रिया और जर्मनी समझौता करके किधर चला जाता है? डेनमार्क से युद्ध करने, ठीक है। इस तरीके से पूरे चक्रव्यूह में फंस जाता है। किसके चक्रव्यूह में फंस जाता है? ये बिस्मार्क के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और तब जाके यहाँ से डेनमार्क पर युद्ध होता है और ये दोनों मिलके डेनमार्क को जीत लेता है, ठीक है। जब डेनमार्क को जैसे ही जीता, डेनमार्क से जीतने के बाद फिर जर्मनी क्या करता है? बिस्मार्क क्या करता है? इधर फिर ऑस्ट्रिया पर हमला बोल देता है। ऑस्ट्रिया पर हमला जैसे ही धावा बोलता है, ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरीके से बिस्मार्क क्या किया? पहले जर्मनी का राजा है, ये दोनों मिलके पहले डेनमार्क को हराया, ठीक है, डेनमार्क को हरा के फिर ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, ऑस्ट्रिया से कब्जा करने के बाद फिर फ्रांस पर भी, अब फ्रांस को अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फ्रांस भी क्या, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि फ्रांस ही तो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करता था, उसको वैसा चाल के माध्यम से ना दूर रहा। तो अब फ्रांस पर भी अटैक करता है कौन? ये बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी अब फ्रांस पर भी अटैक करता है और फ्रांस को भी अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरीके से मेटरनी का जो ये है ऑस्ट्रिया, इस पर भी जीत अपना हासिल कर लेता है और फ्रांस को भी जीत लेता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का जो बगल वाला इलाका है वो फ्रांस को दे देता है, और इधर इटली का इलाका इटली को दे देता है, और जर्मनी का क्या हो जाता है? एकीकरण। इस तरीके से क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है बिस्मार्क के द्वारा, ठीक है। समझ गए होंगे, कहानी के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया किस तरीके से जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया? फ्रांस में एक दूत को भेजा फ्रांस के राजा को भड़काने के लिए, ताकि उसको पता नहीं चले, ठीक है। और वो क्या करता है? ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके डेनमार्क पर चढ़ाई कर देता है। डेनमार्क जब जीत लेता है तो फिर ऑस्ट्रिया, जिसको साथ में मिलाया था, फिर उसी पर आक्रमण कर लेता है, यानी कि ऑस्ट्रिया को भी जीत लेता है, ठीक है। फिर उसी पर आक्रमण कर लेता है, यानी कि ऑस्ट्रिया को भी जीत लेता है, ऑस्ट्रिया को भी जीत लेता है, ओके। जब यहाँ ऑस्ट्रिया को जीत लिया तो फिर क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इधर फ्रांस को भी जीत लिया, ठीक है। इस तरीके से दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करके पूरा ये चक्रव्यूह रचा और पूरे जर्मनी का बेहतरीन तरीके से एकीकरण कर लिया। समझ गए होंगे कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक हमने आप लोगों को बता दिया इटली का एकीकरण कैसे हुआ और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है।
अब समझते, हमने अभी आप लोगों को थ्योरी बताया केवल, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब समझिएगा कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये अंतिम टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर का, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। आखिर यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए यूनान के बारे में। ठीक है, यूनान क्या था, बहुत ही समृद्ध देश था। ठीक है, यूनान क्या था, बहुत ही समृद्ध देश था, पढ़ा लिखा देश था। ठीक है, विकसित देश था उस समय में। ठीक है, प्राचीन काल में। तो यूनान के बारे में समझिएगा, जैसे प्राचीन काल में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, कितना फेमस था, देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे कि नहीं। उसी तरीके से यूनान में भी लोग कहाँ से आते थे, देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, ये यूनान, ठीक है, यूनान में क्या करते थे, देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। इसको कहा जाता था सभ्यता और संस्कृति का देश। किसको, यूनान को कहा जाता था सभ्यता और संस्कृति का देश, यूनान को। यहाँ से देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ यूनान से पढ़ के अपने देश का विकास करते थे। ठीक है, यूनान से पढ़कर क्या करते थे, अपने देश का विकास करते थे। ठीक है, अपने देश का विकास करते थे। बहुत सारे लोग आते थे और यहाँ से पढ़ते थे, अपने देश का विकास करते थे। ठीक है, करते थे। यूनान उस समय में बहुत समृद्ध देश था, इसको कहा जाता था संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बिंदु। जैसे हमारे प्राचीन काल में क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन क्या था, यूनान को जो राजा था, यूनान में जो राजा था वो बहुत ही भोगविलासी था। भोगविलासी मतलब जनता से कोई लेना देना, क्या चल रहा है राज आज कोई मतलब नहीं, एकदम टाइम पे खाना खाया, एकदम सोया हुआ है, नृत्य देख रहा है, नर्तकी देख रहा है, कोई मतलब नहीं राजकाज से, यानी कि पूरा भोगविलासी राजा था। इस तरीके का स्थिति यूनान में था, जहाँ पे लोग, पूरा देश दुनिया से लोग आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए। यहाँ यूनान से पढ़ के लोग अपने देश का विकास करता था। इस तरीके का था यूनान का स्थिति। लेकिन वहाँ का राजा क्या था, भोगविलासी था। ठीक है, जब राजा अगर कहीं का भोगविलासी है तो क्या वो देश सुरक्षित रह सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यूनान पे नज़र पड़ता है किस देश का, तुर्की का। ठीक है, यूनान पे नज़र पड़ता है तुर्की का, कि देखा यहाँ का राजा तो भोगविलासी है, इसको राजकाज अपने देश से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो तुर्की का जो नज़र पड़ता है यूनान पर, तुर्की में एक साम्राज्य चलता था, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, तो वो ऑटोमन साम्राज्य क्या करता है, आता है तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य आता है यूनान, और यूनान को अपना गुलाम बना लेता है। ठीक है, अपने चंगुल में फंसा लेता है और पूरे यूनान को गुलाम बना लेता है। जब यूनान क्या हुआ, गुलाम बन गया, तब जाके इस राजा का ध्यान टूटता है, यूनान के राजा का ध्यान टूटता, अरे हम लोगों को तो गुलाम बना लिया। क्यों गुलाम बनाया भाई, तो आप जो है भोगविलासी थे, इसलिए इस तरीके से यूनान क्या हो गया, गुलाम बन गया। ठीक है, यूनान तो गुलाम बन गया। अब वहाँ का जनता भाई किस तरीके से, हमारा देश कितना विकसित था, कितना आगे था, लेकिन अभी एक गुलाम बन गया है। अब क्या होता है, जब यूनान गुलाम बन जाता है, किसका गुलाम बना हुआ है अभी, तुर्की का। जब यूनान गुलाम बनता है तुर्की का, तो काफ़ी दिनों तक गुलाम बनाए रखा। लेकिन 18वीं सदी आते आते, ठीक है, 18th सेंचुरी आते आते, 18वीं सदी आते आते, ठीक है, तुर्की भी कमज़ोर होने लगा। ठीक है, गुलाम तो बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे तुर्की भी कमज़ोर होने लगा। तुर्की को क्या कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज, यानी कि सबसे बेमरिया देश अगर है यूरोप में तो कौन है, तुर्की है। यूनान को क्या कहा जाने लगा, सॉरी, तुर्की को क्या कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, 18th सेंचुरी में, ठीक है, तुर्की क्या बन गया, यूरोप का मरीज। ठीक है, यूरोप का मरीज, सबसे कमजोर देश बन गया, बेमरिया कंट्री बन गया। बेमरिया बोलते ना घरेलू भाषा में, वही यूरोप का मरीज तुर्की बन गया। ठीक है, तो अब तुर्की बन गया यूरोप का मरीज, इसके पास उतना पावर नहीं कि किसी देश को गुलाम बनाए रखे। लेकिन अभी भी यूनान जो है गुलाम बना हुआ, किसका, तुर्की का। तब जाके जो है यूनान पे, ठीक है, यूनान का जो समझदार व्यक्ति थे, समझदार लोग थे, जानकार लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ का जो राजा है, यूनान का जो राजा था, उसको जाके बोला कि भाई क्या देख रहे हो, अभी भी स्थिति, अभी ही समय है कि तुर्की अपने सबसे कमज़ोर स्थिति पर बना हुआ है, यूरोप का मरीज कहा जा रहा है इसको। तो अभी ही हम लोग चाहें तो तुर्की से स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, तब जाके यहाँ पे यूनान में जो है ना एक संगठन बनाया गया। ठीक है, यूनान का किस तरीके से आज़ाद हो तुर्की से, क्या करना करे भाई, तो एक संगठन बना, हितेरिया फिलाइट।
ठीक है। एक संगठन बनाया यूनान में, ठीक है, हितेरिया फिलाइक, समझिएगा, हितेरिया फिलाइक, हितेरिया फिलाइक, है ना, फिलाइक, ये एक संगठन बनाया गया, हितेरिया फिलाइक नामक संगठन बनाया गया जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, यूनान स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि अभी तुर्की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अभी ही मौका है, यदि अभी नहीं किया गया तो तुर्की फिर गुलाम रह जाएगा। तो इस पर नज़र पड़ा, एक संगठन बनाया गया हितेरिया फिलाइक, ठीक है। हितेरिया फिलाइक क्या किया, एक संगठन बनाया ताकि तुर्की स्वतंत्र हो। और उसी समय एक और आदमी आता है, ठीक है, यूनान को आज़ाद करने के लिए एक आदमी आता है, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ठीक है, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ये आता है। तुर्की में ये स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो जाता है। एक तो संगठन बन गया हितेरिया फिलाइक, मजबूत संगठन, और एक और आदमी आगे बढ़ गया, कौन, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ताकि क्या हो जाए, यूनान आज़ाद हो जाए। अब अलेक्जेंडर हिप्सलांटी भी आगे बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इसी समय क्या करता है कि ऑस्ट्रिया को जो राजा था मेटरनिक, वो क्या करता है कि रूस से जाके मिलता है, रूस का राजा, रूस में राजा को क्या कहा जाता है, जार, ठीक है, रूस के राजा से मिलता है, राजा यानी कि जार, ठीक है, रूस के राजा को क्या कहा जाता है, जार, रूस में। तो वहाँ के राजा से मिलता है कि कह रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, तुर्की तो पूरा अब हारने वाला है, यूनान को जो कब्जा जमा के रखा था अब वो कब्जा खत्म होने वाला। रूस के राजा को कहता है कि जाइए आप तुर्की का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। पूरा मेटरनिक पूरा दबाव डालता है, ठीक है, तो दबाव डालता है तो आक्रमण के अलेक्जेंडर हिप्सलांटी नया क्रांतिकारी है, अब दबाव डालता है तो रूस भी तुर्की का मदद करने के लिए चल जाता है। तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी क्या हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, बंदी बन जाता है। अलेक्जेंडर हिप्सलांटी क्या हो गया, बंदी बन गया। लेकिन तब तक जो है यूरोप भी यूनान के मदद के लिए आ गया, यूनान के लिए मदद के लिए आ गया, ठीक है। इधर यूनान के मदद के लिए कौन आ गया, यूरोप, इधर रूस है, रूस सपोर्ट किया, लेकिन इधर यूरोप मदद के लिए आ गया। कौन कौन मदद के लिए आ गया, समझिएगा, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब किसके लिए मदद के लिए आ गया, यूनान के मदद के लिए आ गया, यूनान के मदद के लिए आ गया यूरोप। और उसी समय क्या हो गया, इंग्लैंड का एक कवि था लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड के कवि कौन थे, इंग्लैंड के कवि थे, कवि कौन थे, लॉर्ड बायरन, ठीक है, लॉर्ड बायरन, ठीक है। इंग्लैंड का एक कवि था लॉर्ड बायरन, ठीक है। इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, लॉर्ड बायरन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इंग्लैंड का कवि कौन है, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन का मृत्यु हो जाता है और आंदोलन और ज़्यादा भड़क जाता है, उग्र हो जाता है जब, तो पूरा आंदोलन भड़क गया। अब क्या करे, तब जाके जो है 1827 ईस्वी में, ठीक है, 1827 ईस्वी में एक संधि होता है जिसमें कहा जाता है कि आप जो है यूनान को आज़ाद कीजिए, ठीक है, आज़ाद कीजिए। एक संधि हुआ, फिर जाके 1827 में एक संधि हुआ, फिर जाके क्या हुआ, 1829 में भी एक संधि हुआ, 1829 में भी एक संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ, एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, 1829 में भी एक संधि हुआ, एड्रियानोपुल की संधि, ठीक है। इसमें लिखित रूप से सब कुछ पूरा हो गया कि नहीं, अब यूनान को आज़ाद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके फाइनली 1832 ईस्वी में, ठीक है, फाइनली 1832 में, अब 1832 में क्या होता है, फाइनली 1832 में एक और महत्वपूर्ण संधि होता है। कौन सा संधि, कस्तूनतुनिया की संधि, ठीक है, कस्तूनतुनिया की संधि, कस्तूनतुनिया की संधि, ठीक है। इस संधि के तहत
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। 1832 में जो ये संधि हुआ, कस्तूनतुनिया की संधि, इस संधि के तहत क्या होता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। आखिरकार तुर्की को हार मानना पड़ता है और इस तरीके से क्या होता है, यूनान क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, यूनान क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। समझिएगा, यूनान क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र। ठीक है, समझिएगा। 1827 में एक संधि हुआ, उसमें मौखिक रूप से कहा गया कि ठीक है, हम लोग, तुर्की ने ये एक्सेप्ट किया कि हम यूनान को स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई, ठीक है, जिसमें लिखित रूप से कहा गया कि हम यूनान को स्वतंत्र करेंगे। फाइनली 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि के माध्यम से यूनान क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, पूरी तरीके से आज़ाद हुआ। ठीक है, एक चीज़ हमने आप लोगों को बताया था, बिस्मार्क का जो पूरा नाम ऑटो बिस्मार्क नहीं था, ऑटोमन बिस्मार्क था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क था। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, इस तरीके से हमने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। ये छठा क्लास है यूरोप में राष्ट्रवाद का। बहुत सारे टॉपिक, थोड़ा बड़ा सा चैप्टर था ये यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें बहुत सारे टॉपिक थे जिसको हमने आप लोगों को बारीकी से, सही तरीके से, अच्छे से कवर कराया कि आखिर ये कहानी यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है लुई 16वां से। ठीक है, फिर फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक, चार्ल्स दशम, ठीक है, उसके बाद लुई फिलिप, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने के बाद होता है इस तरीके से चैप्टर की समाप्ति। हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से, पूरे शानदार तरीके से बताया, समझाया इस चैप्टर के बारे में कि आखिरकार यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, कहाँ से इसका बीजारोपण हुआ और कहाँ पे इस पूरा यूरोप एक मजबूत स्थिति में आया। और आज आप देख सकते हैं यूरोप पूरे विश्व का सबसे मजबूत और विकसित महादेश है कि नहीं। इस तरीके से यूरोप में जो है राष्ट्रीयता जो है पूरा चैप्टर होता है समाप्त, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए पूरे अच्छे तरीके से। और इसका आखिरी जो टॉपिक था यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। यदि कोई आप लोगों का कन्फ्यूजन है तो आप हमें अपना कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में लिखे, कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके महत्वपूर्ण जो हमने इटली का एकीकरण समझाया था, इसका प्रश्नोत्तर बचा हुआ, तो वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और जर्मनी के एकीकरण का भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये भी क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।